हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विशेष रस्तोगी एंड वेलकम यू ऑल ऑन टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कुछ दिन पहले, क्या कि हम यानी टारगेट फॉर आईक्यू आपके लिए एक सीरीज लेकर आने वाले हैं। किस पर? किसी एक पर्टिकुलर एक्ट पर, जिस सीरीज में पूरा एक्ट आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सा एक्ट चूज किया गया है आप देख पा रहे होंगे, न्यू क्रिमिनल लॉ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, तो BSA अगली कुछ क्लासों में हम क्लियर करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट्स। किस चीज को ध्यान में रखते हुए? प्री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। देखिए, RJS की वैकेंसी आई हुई है, असम जुडिशरी की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और भी कई वैकेंसियां आने वाली हैं, और भी कई आई हुई हैं। हाँ, आ रही हैं, आएंगी, और बस आई हुई हैं। तो हम अभी नया एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, BSA। ठीक है, तो आप डेली इस चैनल पर एक वीडियो पाएंगे, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे BSA। तो आप कनेक्टेड रहें। और पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, देखिए क्या है हमारा और आपका रिलेशन, या दुनिया में कोई भी रिलेशन इंटरेस्ट से टिका हुआ है। ठीक है, हमारा आपसे क्या इंटरेस्ट है? हमारा आपसे सिर्फ इतना इंटरेस्ट है, और जायज़ इंटरेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे शेयर कर दें। ठीक है, इतना छोटा सा इंटरेस्ट है। देखिए, आपको तो नॉलेज मिलेगी मिलेगी। ठीक है, अब आप कल को सक्सेस पा जाएंगे तो भाई हमें भी अच्छा लगेगा, हमारा भी इंटरेस्ट है तो आपका भी इंटरेस्ट, दोनों का जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। आप शेयर करते रहेंगे, प्यार अपना देते रहेंगे, तो हमें और थोड़ी सी क्या मिलेगी, हाँ, और थोड़ा सा हमारा दिल करेगा और अच्छा लाया जाए आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम, क्या, BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, आज जनरल इंट्रोडक्शन हम लेने वाले हैं, कल से प्रॉपर, कल देखिए मैं कार्डिनल प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगा आपको तीनों। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी हम किसी एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, कोई भी एक्ट हो, चाहे वो एविडेंस एक्ट हो, आपका BSA, IPC, CRPC, हिंदू लॉ हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो मेरी एक आदत है कि मैं उसको बिल्कुल पीछे से जाके पकड़ के लाता हूँ। कहाँ से? हाँ, वही जब पहले आदमी पैदा हुआ, वो जंगल में वो आग वाग जलाता था, वही बिल्कुल एंशिएंट टाइम से पकड़ के लाता हूँ। ठीक है, हर आप सब्जेक्ट जो भी मुझसे आप पढ़ेंगे तो मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। क्लियर? तो हमारा BSA तो आज है ये, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, एविडेंस एक्ट। अब तुम बदल गए हो। हाँ, बदल गया ना, ये नहीं बदला, अभी देखना। एविडेंस एक्ट, तो एविडेंस एक्ट कब आया था आपका? पिछला 1872 में आया था। तो एक बात बताइए कि 1872 से पहले एविडेंस नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी धरती पर? हाँ, पहले भी तो होती होगी भैया, है ना? हाँ, काम होते थे पहले भी, जैसे क्राइम कोई एकदम थोड़ी ना आया जब IPC आई है 1860 वाली। ठीक है, उससे भी पहले क्राइम हुआ करते थे। तो वैसे क्या है, स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम? तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ एविडेंस एक्ट कहाँ से स्टार्ट होने वाली है? तो सबसे पहले प्री ब्रिटिश एरा से, सही है, यानी ब्रिटिशर्स के आने से पहले। अगर एंशिएंट टाइम बोलूँ मैं तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले प्री ब्रिटिश एरा में हम दो तरीके के लॉ को पढ़ने वाले हैं। पहला एक हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, मुगल्स का, हाँ, मुस्लिम लॉ, इस्लामिक लॉ। ठीक है, तो अगर हिंदू लॉ की बात करी जाए तो इसमें क्या था, कुछ शब्द यूज किए जाते थे एविडेंस के लिए, मतलब एविडेंस देने के कुछ तरीके उन्होंने, जैसे मनु स्मृति हो गई, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गई, अलग अलग स्मृति आपने पढ़ी होंगी फैमिली लॉ में। तो उन स्मृति में कुछ तरीके बताए गए थे कि भैया एविडेंस कैसे पेश किया जा सकता है, किस चीज को एविडेंस बोलेंगे हम। ठीक है, तो जैसे आजकल के आप एविडेंस एक्ट में क्या पढ़ते थे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, एडमिशन, कन्फेशन, तो क्या पहले भी ये कुछ हुआ करते थे? तो आइए देखते हैं एक बार। हाँ, सबसे पहले हिंदू लॉ की बात करी जाए तो यहां पर क्या था, यहां पर यह है लेखा, पहले तरीके का एविडेंस। लेखा का मतलब क्या हुआ करता था? लेखा का मतलब हुआ करता था डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। देखिए, ये सब आपके पेपर में तो नहीं आ रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट बैठाने के लिए नींव डालना बहुत जरूरी है। तो नींव से चलते हैं, स्टार्टिंग से चलते हैं बिल्कुल, ताकि कुछ ना बचे आपके जीवन में एविडेंस से। ठीक है, कि आपने पढ़ा ना हो इसके अंदर। देखिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब हो गया आपका क्या, लेखा। लेखा को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोला करते थे तब एंशिएंट टाइम में। साक्षी का मतलब क्या होता था? साक्षी का मतलब होता था विटनेस। हाँ, क्या? विटनेस। और विटनेस ऐसा कौन जो ओरल एविडेंस दिया करता था, उसे बोलते थे हम साक्षी। अब प्रत्यक्षा, सही है, प्रत्यक्षा का मतलब क्या होता था? प्रत्यक्षा का मतलब होता था आपका जो डायरेक्ट एविडेंस है। क्या? जो आपका क्या है, डायरेक्ट एविडेंस है। डायरेक्ट और हेयर से दो तरीके के एविडेंस होते, तो डायरेक्ट एविडेंस को प्रत्यक्षा बोला जाता था पहले। और डिवाइन, ये चौथे तरीके का एविडेंस था।
बेसिकली ये किस पे बेस्ड था, ये था आपका सुपर नेचुरल पावर या डिवाइन एक तरीके से एविडेंस। क्या करते थे ये, थोड़ा सा ना मतलब गड़बड़ घोटाला था पहले। क्या, जैसे पता लगाने के लिए कि कोई व्यक्ति क्या सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, हम क्या करते थे, एक आग पे चलवाया जाता था, बस आग है पूरी और उस पर चल जाओ भैया इधर से उधर। हाँ, अगर आपके पैर जले तो कहने का मतलब आप क्या है, आप झूठ बोल रहे हो। अगर पैर नहीं जले तो आप सच बोल रहे हो। हाँ, व्यक्ति को उठा के पानी में फेंक देते थे, अगर आदमी ये तैरा बच गया तो यानी झूठ नहीं बोल रहा था, और अगर ये डूब गया तो सही अभी निपट गया, ये झूठ बोल रहा था यानी। ठीक है, तो ऐसी कई तरीके थे ये पता लगाने की कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, मतलब टेस्टामेंट्री। हाँ, किसी की टेस्टमनी करने के ये तरीके थे पहले। क्लियर, तो ये तो हो गई आपकी हिंदू लॉ की बात। ठीक है, अब इस्लामिक लॉ की बात करते हैं। सही है, इस्लामिक लॉ में पहला है करीने है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका, आपने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पढ़े होंगे। हाँ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बोला जाता था। तो सर्कमस्टांसेस पे क्या था, बेस्ड था। इसके बाद एक तरीके का एविडेंस और हुआ करता था इस्लामिक लॉ में, क्या, इकरार। इकरार का मतलब क्या है, इकरार का मतलब है क्या, इकरार का मतलब एडमिशन। वो कहते हैं गानों में इकरार नहीं करना प्यार नहीं करना, वैसे हाँ, तो इकरार का मतलब क्या है, एडमिशन कन्फेशन। ठीक है, एडमिशन या कन्फेशन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके बाद किताबत का मतलब क्या है, तो किताब होती है डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, और इसके बाद शहादह। शहादह का मतलब क्या हुआ करता था पहले, तो शहादह का मतलब हुआ करता था ओरल एविडेंस। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये पता चल गया ये देखकर कि भाई देखो एविडेंस एकदम कोई अवतरित नहीं हुआ है कि डोरीमोन ने एनीवेयर डोर खोला और वहीं से निकल आया ये। हाँ, या पता चला थॉर का वो जो गैलेक्सी वाला वो जो था गेट वो खोला और दूसरी किसी सेंचुरी में लाके एकदम पटक दिया एविडेंस को। तो भैया एकदम से नहीं आया है, इसकी जड़ें हमारी हिस्ट्री में थी, प्री हिस्ट्री में थी। ठीक है, अब आप इतना तो समझ गए। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं पहले, क्योंकि बहुत सारी डिटेल आज लिखने के लिए पढ़ने के लिए, किताबें भर जाएंगी, दिमाग भर जाएगा, बस मज़ा ही मज़ा। ठीक है, तो अभी प्री ब्रिटिश एरा तो आप समझ गए, अब समझिए हाँ ब्रिटिश एरा के बारे में। ठीक है, इसके बाद की बात क्या है, तो देखिए हाँ ब्रिटिश एरा की बात, इसके बाद क्या हुआ था, थोड़ा और ऊपर कर लें इसे, हो जाए तो बस, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। देखिए इसे भी छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब देखिए क्या है कि देखिए सबसे पहले आपका जो आपने इंडियन एविडेंस एक्ट जो पुराना पढ़ा था, ठीक है, वो किसने बनाया था। हाँ, कोई स्टीफन साहब नाम आ रहा है ध्यान में, नहीं, रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, वहाँ भी जाएंगे, उससे पहले कहीं और भी जाना है। कहाँ जाना है, तो सबसे पहले नाम आता है हमारा हेनरी मैन साहब का। किनका, हेनरी मैन साहब का, 1868। कब, 1868। देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट जो आप पढ़ते चले आ रहे थे 1872 का, उसका पहला ड्राफ्ट जो बनाया गया था वो हेनरी मैन साहब के द्वारा बनाया गया था। सही है, फिर इसमें कुछ खामियां लगी, इन्हें चेक जब कराया गया, लेकिन तो फिर इसे अडॉप्ट नहीं किया गया, इसे रिजेक्ट कर दिया गया, अडॉप्ट नहीं करा इसको। इसके बाद इंडियन एविडेंस बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई, तो उसके बाद ये जिम्मेदारी फिर दी गई किनको, हमारे सर लिखो पहले, हाँ, हमारे सर जेम्स स्टीफन साहब। हाँ, जेम्स फिट्स स्टीफन भी बोला जाता है, इन साहब को जिम्मेदारी दी गई कि भैया एक एविडेंस एक्ट आप तैयार कीजिए। इन्होंने तैयार किया। ठीक है, ये एक्ट आगे जाके कब इसकी एनफोर्समेंट हुई, क्या था इस एक्ट के अंदर, सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं। तो इस एक्ट के अंदर कितने पार्ट हुआ करते थे, तो पार्ट टोटल 3 पार्ट हुआ करते थे इस एविडेंस एक्ट के अंदर। सेक्शन कितने थे, तो 167 सेक्शन हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद चैप्टर की बात करें तो चैप्टर कितने हुआ करते थे, तो टोटल 11 चैप्टर हुआ करते थे। ये एक ब्रॉड, एक थोड़ी सी मैंने रूपरेखा आपको बता दी कि क्या क्या हुआ करता था इस एविडेंस एक्ट के अंदर। ठीक है, अब
देखिए किसी भी एक्ट की एक इनेक्टमेंट डेट होती है, एक एनफोर्समेंट डेट होती है, ठीक है, 2 डेट्स होती हैं, और एक उसका एक्ट नंबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए पेपर में पूछा जाता रहता है ये जुडिशरी में कि बताओ भैया एनेक्टमेंट डेट, एनफोर्समेंट डेट, इवन एक्ट की नहीं, उसके अंदर जितने अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, समय समय पर उनकी भी डेट्स, एनफोर्समेंट, इनेक्टमेंट पूछी जाती रहती है पेपरों के अंदर। तो इसकी भी होगी कोई डेट। हाँ, तो क्या डेट है इसकी? तो साहब इनके द्वारा जो एक्ट बनाया गया, इसकी डेट है आपकी 15 मार्च 1872। 15 मार्च 1872 को ये एक्ट बन के तैयार हुआ, सही है, क्लियर। इसे इनेक्ट कर दिया गया। इसके बाद एनफोर्समेंट कब से हुई? तो 1 सितंबर 1872 से इस एक्ट को क्या कर दिया गया? एनफोर्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एनफोर्स, मतलब इसका परिवर्तन हो गया, इसको लागू कर दिया गया। क्लियर? बात समझ में आ रही है अभी तक? अब तीसरी चीज आई, देखो इनेक्टमेंट डेट हो गई आपकी, एनफोर्समेंट डेट हो गई, और अब है एक्ट नंबर। क्या? तो इसका एक्ट नंबर क्या है? तो इसका एक्ट नंबर है 1। क्या है? एक्ट नंबर है 1। एक्ट नंबर से क्या मतलब होता है? देखिए एक्ट नंबर से मतलब होता है कि उस साल में एनफोर्स होने वाला ये कौन सा एक्ट है। तो फर्स्ट एक्ट था हमारा कौन सा? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का। बताइए, क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, अभी आसाम जुडिशरी की मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपने सिलेबस मैंने आपको दिखाया था। तो सिलेबस में जो आपके ओल्ड क्रिमिनल लॉ थे वो भी आ रहे थे, न्यू वाले भी पूछे जा रहे हैं, तो ओल्ड वाले भी पढ़ने नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये सब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और ये केवल आसाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर एक जुडिशरी एग्जाम के लिए बात कर रहा हूँ मैं, कि आपको उसकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, सही है। आप ये नहीं कह सकते नया आ गया तो नया पढ़ेंगे, पीछे नहीं। तो इसीलिए मैं बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गई पुराने एक्ट की बात, क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब नए एक्ट की बात करते हैं। अब आ गए हमारे कौन से? न्यू क्रिमिनल लॉज आ गए, ठीक है। और छोटा करिए इसे थोड़ा सा, बहुत बढ़िया। अब आ गए न्यू क्रिमिनल लॉज, ठीक है। चलिए, तो अब कौन सी सन आती है? अब आती है आपकी 2023, सही है भाई साहब। 2023 क्या हुआ 2023 को? देखिए एक तारीख थी, डेट थी 11 अगस्त 2023। यही वो काली रात थी मतलब कयामत की रात थी, कयामत का दिन था, कुछ मान लो। 11 अगस्त 2023 जब BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम का फर्स्ट ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया था। कहाँ प्रेजेंट किया गया था? हाँ, तो आपके लोकसभा में, सही है। इसी दिन फर्स्ट, देखिए फर्स्ट ड्राफ्ट बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 11 अगस्त 2023 को पेश किया गया था कहाँ? लोकसभा में। लेकिन इस एक्ट को क्या करा गया आगे? इस एक्ट को विड्रॉ कर लिया गया। कब विड्रॉ किया गया? तो विड्रॉ किया गया आपका 12 दिसंबर 2023 को ही इसको क्या कर लिया गया? विड्रॉ कर लिया गया, ठीक है, कर लिया विड्रॉ। प्लस विड्रॉ के साथ इन्होंने क्या करा? इसको क्या करा फिर? प्लस में जो आपका सेकंड ड्राफ्ट है, क्या है? सेकंड ड्राफ्ट है, इसको फिर से प्रेजेंट कर दिया, सही है। यानी कि एक हाथ दे और एक हाथ ले। हाँ, इधर से आपको लड्डू दिया 26 जनवरी को, उधर वाले हाथ से ले लिया, लाओ भैया वापस, बस हाथ में पकड़ने के लिए दिया था आपको। हाँ, तो फर्स्ट ड्राफ्ट को विड्रॉ कर लिया गया और सेकंड ड्राफ्ट को री इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है, सेकंड ड्राफ्ट को। तो आज आप जो BSA पढ़ रहे हैं, जो पेपर में BSA का पेपर आप देने जाएंगे, अटेम्प्ट करेंगे, वो हमारा सेकंड ड्राफ्ट है। तो पहला क्वेश्चन क्या? सेकंड ड्राफ्ट पूछ लेगा, कौन सा ड्राफ्ट है बताओ BSA वाला? तो सेकंड ड्राफ्ट है, ठीक है। अब कहानी आ गई 12 दिसंबर तक। अब इसके बाद फिर कहानी आगे चलेगी कहाँ? इसके बाद 20 दिसंबर 2023 को इसे लोकसभा के द्वारा क्या कर दिया गया? पास कर दिया गया। उसके बाद 21 दिसंबर 2023 को इसे राज्यसभा के द्वारा क्या कर दिया गया? पास कर दिया गया, पारित कर दिया गया।
और लास्टली इसके बाद क्या, आपके 25 दिसंबर 2023 को जो हमारे प्रेसिडेंट साहिबा हैं, ठीक है, द्रौपदी जी, उनके द्वारा क्या कर दिया गया, इसे इसके ऊपर असेंट दे दी गई। क्या दे दी गई? प्रेसिडेंट्स असेंट दे दी गई। देखिए मिल गई असेंट। अब इसके बाद अब इसको क्या किया गया, इसको किया गया क्या आगे, एनफोर्स कब से किया गया, तो एनफोर्स किया गया आपका इसको 1 जुलाई 2024 से इसको क्या कर दिया गया, एनफोर्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एनफोर्स। एनफोर्समेंट की डेट दे दी गई 1 जुलाई 2024। क्लियर? अब देखिए क्या होता है, किसी भी एक्ट को जब पारित किया जाता है तो पारित करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे एक्ट का नाम सुना होगा आपने, जनरल क्लॉज एक्ट, सुना है नाम किसी ने? हाँ, जनरल क्लॉज एक्ट। तो उसका एक सेक्शन 5 है। तो सेक्शन 5 क्या कहता है, मतलब जानकारी दे रहा हूँ छोटी सी, ठीक है। अब ये मत कहना सर यहाँ से क्या क्या मतलब है। हर चीज़ अगर मतलब देख के सीखोगे तो भैया गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। मतलब मत देखा करो हर जगह, ठीक है। तो जनरल क्लॉज एक्ट जो है सेक्शन 5 वो क्या कहता है, जैसे कुछ एक्ट में आपने क्या पढ़ा होगा कि भैया दिस एक्ट शैल एनफोर्स ऑन द डेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे या स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, आपकी प्रोवाइड करे, ठीक है। या किसी एक्ट में डायरेक्टली लिखा होता है कि ये एक्ट एनफोर्स होगा, सही है। सपोज करो क्या एनफोर्स होगा कौन सी डेट से, 1 जुलाई से होगा, सही है, 2024 मान के चलो। दूसरा तरीका ये है किसी एक्ट को एनफोर्स कराने का। तीसरा तरीका क्या है, अगर सपोज करो कोई डेट मेंशन नहीं करी गई है, क्या करी गई है, कोई डेट मेंशन नहीं करी गई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने भी, मतलब जिसका भी एक्ट है अगर सेंट्रल बना रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो वो डेट देगी, स्टेट गवर्नमेंट बना रही है कोई एक्ट तो स्टेट गवर्नमेंट देगी डेट। और अगर दोनों ही डेट, मतलब डेट नहीं दी है किसी भी गवर्नमेंट ने जिसने बनाया है, तो उस केस में क्या होगा फिर, ठीक है। तो उस केस के अंदर जब प्रेसिडेंट साहब हमारे क्या करते हैं, जिस दिन प्रेसिडेंट साहब हमारे क्या करते हैं, असेंट देते हैं, क्या देते हैं, असेंट देते हैं, तो मान लिया जाता है उनकी असेंट देने की डेट से वो एक्ट क्या हो गया है, एनफोर्स हो गया है। क्या हो गया है? एनफोर्स हो गया। समझे? तो 3 तरीके हैं, समझ गए। अब जैसे एक एक्ट का नाम अभी ध्यान में आ रहा है, एक आपका आरटीआई एक्ट है। हाँ, सुना है आरटीआई एक्ट के बारे में? आरटीआई एक्ट, तो आरटीआई एक्ट जो है ये 2005 का, ठीक है। ये पहले इसका नाम होता था FOI, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। इसे पास भी कर दी गई लेकिन इसकी डेट वेट कुछ नहीं दी गई, तो इसको फिर क्या आरटीआई बना के 2005 में लाया। बहुत हो हल्ला हुआ था इसके ऊपर भी। तो 3 तरीके हैं। तो बेसिकली अब क्या, वापस आ जाओ, छोड़ो, अब आ जाइए वापस। देखिए कहाँ थे हम थे इस पूरी टाइमलाइन पर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट साहब के साथ इन्होंने क्या कर दिया था, असेंट दे दी थी 25 दिसंबर 2023 को, और एनफोर्स कर दिया गया है 1 जुलाई 2024 को। इसको क्लियर, समझ में आ गया। इसके बाद आ जाइए वापस आप। ये तो हो गई आपकी क्या, एक डाटा, एक तरीके से क्या हो गया, एक डाटा हो गया पूरा, कि पहले कौन सा एक्ट आया, उसकी डेट क्या थी, एनफोर्समेंट इनेक्टमेंट, आपका क्या प्रोसीजर, किन किन डेट्स दी गई, सारी डेट्स आपको याद रखनी है। कोई भी डेट आपसे पूछ सकता है, आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमने तो याद नहीं करी, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद देखिए क्या, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कंपैरिजन की। किसकी? कंपैरिजन की। क्या कंपैरिजन? आपका पहला था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, और अब है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। सही है। एक ब्रॉड इसके स्ट्रक्चर का थोड़ा डिफरेंशिएशन करते हैं पहले और अब में क्या क्या अंतर है, ठीक है। तो पहले टोटल पार्ट जो हुआ करते थे इस एक्ट के अंदर इंडियन एविडेंस में, वो 3 पार्ट हुआ करते थे। कितने पार्ट हुआ करते थे? 3। अब के बीएसए की बात करें तो अब इसमें कितने पार्ट हैं? इसमें टोटल 4 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? टोटल 4। ओल्ड जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट था तो इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हुआ करते थे? तो टोटल चैप्टर्स हुआ करते थे इसमें 11, ठीक है।
और करंट में जो आपका BSA है इसमें कितने चैप्टर्स होते हैं, तो इसमें होते हैं आपके चैप्टर्स 12, एक चैप्टर बढ़ गया है, ठीक है। ओल्ड जो आपका एक्ट था इसमें सेक्शंस कितने थे, 167, और अब कितने चैप्टर, अब कितने सेक्शंस हैं, हाँ अब टोटल सेक्शन है इसके अंदर 170 सेक्शंस है। तो ये एक मेजर डिफरेंशिएशन हो गया, पुराना जो स्ट्रक्चर क्या हुआ करता था और अब कुछ सेक्शन यहाँ से हटा दिए गए हैं, हाँ जैसे क्या, जैसे सेसेशन ऑफ टेरिटरी एक सेक्शन हुआ करता था उसे हटा दिया है, सही है, और भी कई सेक्शन इसके अंदर लगभग 5-6 सेक्शन इसमें से हटा दिए गए, रिपील कर दिए गए, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बात पे आते हैं, क्या अब और क्या आज हमें डिस्कस करना है। देखिए आज हम पूरा इंट्रोडक्शन क्लास यहीं पे निपटाने वाले हैं, ठीक है। आज और क्या डिस्कस करना है, सबसे पहले डिस्कस करना है हमें नेचर के बारे में, इस एक्ट का नेचर क्या है, क्या नेचर क्या, तो नेचर से क्या मतलब होता है, यानी प्रकृति क्या होती है। तो कोई भी एक्ट दो तरीके का होता है, या तो वो सब्सटेंटिव नेचर का होता है या फिर प्रोसीजरल नेचर का होता है, ठीक है। तो एविडेंस एक्ट की अगर बात करी जाए तो एविडेंस एक्ट यानी कि BSA जो है हमारा, ये प्रोसीजरल नेचर का है। क्या मतलब है इससे, देखिए सब्सटेंटिव लॉज ऐसे लॉज होते हैं, एक्ट ऐसे एक्ट होते हैं जो क्या बताते हैं, किसी पर्सन की राइट और लाइबिलिटी को बताते हैं, किसको, राइट और लाइबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। और प्रोसीजरल लॉ क्या करते हैं, अगर वो राइट का वायलेशन होता है, कोई व्यक्ति अपनी लाइबिलिटी नहीं निभाता है, तो सामने वाले पर्सन का क्या जो भी राइट होगा उसको कैसे एनफोर्स कराओगे, कोर्ट कचहरी कैसे होगी, क्या प्रोसीजर चलेगा, किस चैनल के थ्रू आप कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, किस रेमेडी के लिए और क्या रेमेडी मिल पाएगी, ये सब प्रोसीजर लॉस के अंदर आता है, ठीक है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का अगर नेचर की बात, सॉरी BSA की अगर नेचर की बात की जाए तो ये क्या है, एक प्रोसीजरल एक्ट है। कैसा है, प्रोसीजरल एक्ट है, पहली बात, ठीक है। इसके बाद जो आपका BSA, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है लेक्स फोरी, क्या, लेक्स फोरी। लेक्स फोरी का मतलब होता है लॉ ऑफ द फोरम, लॉ ऑफ द फोरम, ठीक है, या लॉ ऑफ द लैंड बोला जाता है। फोरम का मतलब होता है कोर्ट से, ठीक है। क्या मतलब है, जैसे सपोज करो आपने किसी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करा, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया जाके, यूएसए जाके कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी व्यक्ति से, ठीक है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का क्या हो गया, ब्रीच हो गया। अब जैसे क्या, कौन सा एक्ट है आपका, हाँ वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट आपने करा था, अब रेमेडी लेनी है आपको, ब्रीच हो गई है, सही है, दो कंट्री के बीच का मामला है, सही है, मतलब दो कंट्री में रहने वाले सिटीजन्स के बीच का मामला है। तो आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत आपने क्या करा, इंडिया के अंदर केस फाइल कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया। या आर्बिट्रेशन छोड़ो, एक जनरल बात कॉन्ट्रैक्ट की अगर ले ली जाए तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आपने क्या करा, एक कॉन्ट्रैक्ट करा किसी यूएसए में जाके, और जब उसका ब्रीच हो गया तो आपने केस इंस्टीट्यूट करा, कहाँ पर, इंडिया में। क्या इंस्टीट्यूट करा, केस इंस्टीट्यूट किया आपने इंडिया के अंदर। तो इंडिया के जिस भी कोर्ट में आप जाएंगे, कहाँ, जिस भी कोर्ट में इंडिया के जाएंगे, सपोज करो ये कोर्ट है इंडिया का, इंडियन टेरिटरी में आता है, सही है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे एविडेंस किस तरीके से लिए जाएंगे, कौन सा एक्ट डिटरमाइन करेगा, क्या यूएसए का करेगा या इंडिया का करेगा, हाँ। तो इंडिया का जो एक्ट है, ये अपना BSA है, यही क्या होगा, एनफोर्स होगा। यहाँ पे क्या बताया गया है, जैसे अगर बात करी जाए कि एग्जामिनेशन कैसे होंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन पहले होगा, क्या री एग्जामिनेशन पहले होगा, या एग्जामिनेशन इन चीफ पहले होगा। तो यहाँ पे हमारे क्या ऑर्डर है इंडिया के एविडेंस एक्ट के अंदर, BSA के अंदर, तो सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर री एग्जामिनेशन होता है। यानी एविडेंस के जितने रूल्स हैं, एविडेंस कैसे एडमिसिबल होंगे, एविडेंसेस की एडमिसिबिलिटी क्या होगी, हाँ, कौन सा एविडेंस, कौन सा फैक्ट रेलिवेंट होगा, कौन सा नहीं होगा, ये कौन सा एक्ट डील करेगा, क्या यूएसए का एक्ट डील करेगा एविडेंस जो भी होगा, या इंडिया का BSA डील करेगा। तो जब इंडिया में प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हुई है तो इंडियन कोर्ट के अंदर आपका कौन सा लॉ रेगुलेट होने वाला है, वहाँ BSA, यानी ये लेक्स फोरी है, लॉ ऑफ द फोरम है, लॉ ऑफ द लैंड है, सही है। ये समझ गया आप इसके नेचर के बारे में। देखिए प्रोसीजर लॉ को एक शब्द और आता है एडजेक्टिव लॉ, कहीं पेपर में पूछ लें आपसे, बताओ एडजेक्टिव लॉ, ये भी बोला जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कहीं कल को वही कहो, पहले क्या हुआ करता था, जैसे हाई स्कूल में, मतलब हाई स्कूल मैंने ज़िंदगी में 2-3 चीज़ों से पीछे छुड़ाया है, जिनमें से एक है मैथ। तो हाई स्कूल में तो जैसे मैथ से पीछे कैसे छुड़ाया, हाँ,
क्या बताने वाला था, एक तो मैं भूल जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते कभी। हाँ, एडजेक्टिव लॉ क्या था, अब ध्यान नहीं आएगा, अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा, चलो छोड़ो, सही है। जब भूल जाता हूँ ना, भूल जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, कुछ जा के निकल जाता हूँ। आ जाओ वापस आ जाओ। चलो ये हो गया। अब बात करी जाए पर्पस की, ठीक है। पर्पस क्या है, तो इसके कुछ पर्पस हैं, जैसे क्या, जैसे प्रीएम्बल में बताए गए हैं पर्पस क्या, ये कंसोलिडेट करने के लिए है। हाँ, ये एविडेंस के जो रूल दिए गए हैं, अलग अलग जो रूल्स थे, सही है, प्रेसिडेंसीज में पहले अलग अलग, जैसे मद्रास, सही है, कलकत्ता और आपका बॉम्बे, ये सब प्रेसिडेंसी में अलग अलग एविडेंस के रूल चला करते थे, ठीक है। जिसका जो मन कर रहा था वो वैसे एविडेंस लेता था, वैसे उसको रेगुलेट करता था। तो इसने क्या करा, जैसे सीपीसी को कंसोलिडेट करा गया, तो ऐसे ही बीएसए आपका एविडेंस एक्ट क्या करता है, कंसोलिडेशन करता है एविडेंसेस का। क्लियर, उन्हें डिफाइन करता है, क्या करता है, डिफाइन करने के लिए कि क्या चीज़ एविडेंस में आएगी, क्या चीज़ रेलिवेंट होगी, क्या चीज़ रेलिवेंट नहीं होगी। तो ये सब डिफाइन करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। क्लियर। अब इसके बाद बात आती है एविडेंस की, कि आपका एविडेंस क्या होगा, सही है। एविडेंस शब्द जिस शब्द से लिया गया, लैटिन एक शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है एविडरे। हाँ, इसका मतलब होता है टू फाइंड समथिंग, टू फाइंड समथिंग। क्या मतलब होता है इस एविडेंस शब्द का, टू फाइंड समथिंग। क्लियर, बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। हाँ, वो बात याद आ गई जो मैं बता रहा था एडजेक्टिव लॉ के बारे में। जैसे क्या है, अभी प्रोसीजरल लॉ आपको बता दिया गया, सही है, कि प्रोसीजरल एक्ट है, प्रोसीजरल लॉ है ये। अब जैसे बचपन में क्या हुआ करता था, पता चला टीचर ने आपको मैथ के सवाल पढ़ाए क्लास में, ठीक है, बहुत आसान आसान सवाल। अच्छा, पेपर देने जाते थे, ये बिल्कुल इसी तरीके हो जाता था जैसे आपको गाड़ी चलानी सिखाई, कौन सी, 2x2। हाँ, मतलब अल्टो सिखाई आपको चलानी, नैनो सिखाई चलानी, और बैठा दिया ट्रक में ले जाके सीधे, ये ट्रक चलाओ पेपर में, तो वही हिसाब है। फिर ये मत कहना कल को कि साहब आपने ये ना बताया। एडजेक्टिव लॉ ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब इसके बाद आगे आ जाइए, अब बात आती है वेटेज की। किसकी बात आ जाती है, वेट की। देखिए एक इन्फॉर्मेशन पीछे रह गई, वो भी थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। हाँ, देखिए ये जो एक्ट है आपके, जो आप एक्ट पढ़ रहे हो ये, ठीक है, ये कहाँ कवर होता है, कहाँ कवर होता है ये, तो आपका जो एविडेंस एक्ट है, यही है जगह कहीं, नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं, ठीक है। ये कवर होता है कौन सी लिस्ट के अंदर आता है, ये सवाल पूछा गया है कई बार पेपरों में, ये कौन सी लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले अगर शेड्यूल की बात करी जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो शेड्यूल 7, जिसमें आपकी 3 लिस्टें दी गई हैं। कौन कौन सी लिस्ट है आपकी, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, 3 लिस्ट उसमें दे रखी है। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। एविडेंस एक्ट किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है, यानी कि लिस्ट नंबर 3 में आता है, शेड्यूल 7, और लिस्ट नंबर आपका हो गया ये 3, ठीक है। और उसके बाद जो एंट्री है उसके अंदर कौन सी एंट्री है, तो एंट्री नंबर है 12। ये भी पेपर में पूछा जाता है। देखिए पेपर में अभी पिछला कोई एग्जाम, कोई एपीओ का एग्जाम हुआ था कहीं का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया, शायद एमपी का था या राजस्थान का, ऐसी कोई एग्जाम था, उसमें पूछा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर आने वाला एक्ट है, यानी स्टेट और सेंट्रल दोनों इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। क्लियर। और लिस्ट नंबर 3, एंट्री नंबर 12। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट, क्या बात चल रही थी हमारी, वापस देखिए हमारी बात चल रही थी क्या, वेटेज की। देखिए एविडेंस जो होता है, इसकी वेटेज से क्या मतलब है। हाँ, एविडेंस की वेटेज से क्या मतलब है, अभी देखते हैं जरा, इसमें यहाँ पता चलेगा। पहली बात तो जैसे कहाँ गया, देखिए अगर स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ बीएसए की अगर बात की जाए, तो ये एप्लीकेबल कहाँ का होता है, तो ये आपका सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों पे अप्लाई होता है। सिविल पे भी होता है और क्रिमिनल पे भी होता है, ठीक है। क्लियर। अब जब सिविल की बात करते हैं, तो सिविल में जब एविडेंस की बात होती है, तो यहाँ एक शब्द आता है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, सही है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी एक शब्द आता है इसके लिए, ठीक है। अगर क्रिमिनल की बात की जाए, क्रिमिनल मामलों की, तो यहाँ एक शब्द आता है कि यू मस्ट प्रूव समथिंग बियॉन्ड द
बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। सही है। जब एविडेंस को प्रूव करने की बात होती है, जब वेटेज की बात होती है, तो सिविल और क्रिमिनल दोनों में मामला अलग है। दोनों पे ही अप्लाई होता है एविडेंस एक्ट, सिविल मामलों पे भी, क्रिमिनल पे भी होता है। सही है। BNSS पर भी होता है, CPC पर भी होता है। ठीक है। तो प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक तरीके से साक्ष्यों की, हिंदी अगर इसकी बात करी जाए तो साक्ष्य की प्राथमिकता ऐसे करके कोई शब्द आता है, या बहुता ज़्यादा होना। देखिए सब छोड़िए, अब एक बहुत जनरल सी बात करते हैं। जैसे आपने एक तराजू देखा होगा, ठीक है, जैसे कानून की देवी, उनके हाथ में एक तराजू रहा करता था। सही है। तो तराजू के पलड़े कैसे, ऐसे मान के चलिए, इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है। जैसे हम सिविल मामलों की बात करें, ठीक है, तो ये है आपका, सही है, ये है कांटा। सही है। तो एक पलड़ा इसका ये है और एक पलड़ा इसका क्या है, ये है। क्या अंतर है? छोटा सा अंतर है ना, देखो बहुत थोड़ा सा झुका हुआ है एक साइड में, हाँ हल्का सा झुका हुआ है, देखो हल्का सा झुका हुआ है, ज़्यादा नहीं झुका हुआ, हल्का सा है। सही है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब सिविल मामलों को देखा जाता है, जब जजमेंट देने की बात होती है, डिसीजन देने की बात होती है, तो सपोज करो आपने, पता चला कितने 10 विटनेस बुलाए, हाँ 10 विटनेस बुलाए, या 10 चीज़ें प्रूव आपने कर दी किसी पार्टी ने। ठीक है। और सामने वाली पार्टी अगर 11 विटनेस खड़े कर गई, क्या मतलब 11 चीज़ प्रूव कर गई, यानी कि किसी ने जो एविडेंस है अपने सपोर्ट में, हाँ अगर यहाँ 51% भी दे दिए और ये केवल 49% प्रूव कर पाया अपने केस को, तो यहाँ पे डिसीजन आ जाएगा, यहाँ पे डिसीजन आ जाएगा। ठीक है। बस 1% अगर आप ज़्यादा प्रूव कर गए सिविल केस के अंदर, तो आपका डिसीजन कोर्ट प्रोनाउंस कर देगा आपके फेवर में। लेकिन जब क्रिमिनल की बात करते हैं, तो क्रिमिनल में मामला कुछ अलग है। फिर से वो तराजू, यहाँ क्या रहता है, यहाँ तो बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल एक जो पलड़ा है वो बिल्कुल नीचे होना चाहिए आपका। ठीक है। कहने का मतलब है बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है परे, और परे किसके? तो रीजनेबल डाउट, मतलब संदेह के परे, संदेह के परे, मतलब कोई भी डाउट ना रहे। एक आपने लाइन सुनी होगी कि 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। इस पे मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा भी आगे जाके इसी सीरीज के अंदर, इतना बेहतरीन टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है। अभी पढ़ाऊंगा आगे। तो क्रिमिनल केस के अंदर कोई भी जब केस प्रूव करने की बात होती है, तो उसको आप कैसे करते हो? बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करते हो। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आ चुका है, तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है। बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, संदेह के परे। क्लियर? समझ में आ गया? तो आज हमारी ये इंट्रोडक्शन क्लास थी। ठीक है। लगभग सारा इंट्रोडक्शन हमने कवर कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में कल क्या कराऊंगा मैं आपको। देखिए अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। एक मैंने पढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं, वीडियो पड़ी हुई है इस चैनल पर। ठीक है। अब तो नेक्स्ट क्लास में क्या है, 3 कार्डिनल प्रिंसिपल, और इतने बेहतरीन तरीके से होने वाले हैं, उस क्लास को प्लीज़ मिस मत करिएगा। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एविडेंस क्या होता है, कैसे होगा प्रूफ, सही है, कौन देगा कौन लेगा एविडेंस, वो सारा उसके अंदर आने वाला है आपका। ठीक है। क्या चीज, फैक्ट क्या होता है, क्या नहीं होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर वो क्लास आपने मिस कर दी तो बहुत कुछ मिस कर दिया जीवन में, आप ऐसे समझ के चलिए। आपको कहीं नहीं मिलेगी वो क्लास वैसी, यूट्यूब पर देख लेना, कहीं देख लेना आप। ठीक है। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, आज इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है। थैंक यू, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं जल्दी आपसे।